नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल निखिल दीक्षित टॉक में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्त, आज मैं आप सभी के लिए एक बेहतरीन सा वीडियो लेके आया हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हिंदी सब्जेक्ट से रहेगा। तो दोस्त, आज का जो हमारा नया चैप्टर है वो है कारक। आज मैं आप सभी को कारक के बारे में हर एक जानकारी बेहतरीन ढंग से देने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। आप चैनल पर पहली बार अगर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुंच सके। तो चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए दोस्त, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है कारक। आज मैं आप सभी को कारक की परिभाषा के साथ साथ उदाहरण के साथ साथ उनके कितने भेद होते हैं और उनको हम कैसे पहचानेंगे। परीक्षाओं में आपको कोई भी एग्जाम्पल दे दिया जाए, कोई भी उदाहरण दे दिया जाए तो आप उसे आसानी से कैसे पहचानेंगे, ये सभी तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच चर्चा करने जा रहा हूँ। तो आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। जब आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तभी आपको हर एक चीज़ यहाँ पे समझ आने वाली है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्त वो है कारक। तो आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि कारक आखिर होता क्या है, क्या कारक होता है दोस्त, और कारक की क्या परिभाषा होती है और इसके कितने भेद होते हैं और कौन कौन से उदाहरण की क्या पहचान होती है। ये सभी तमाम जानकारी आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। ये दोस्त, कारक जो चैप्टर है ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत के अंदर जितनी भी परीक्षाएं होती हैं और जिनमें भी हिंदी विषय पूछा जाता है दोस्त, उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा ये महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो चलिए मैं वीडियो की शुरुआत करता हूँ। आज का जो हमारा दोस्त नया चैप्टर है वो है कारक। सबसे पहले आप कारक की परिभाषा देख लीजिए कि परिभाषा क्या होती है कारक की। तो परिभाषा इस प्रकार है: संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य पदों के साथ संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। परिभाषा दोस्त है: संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य पदों के साथ संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। कारक का मतलब होता है दोस्त, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जो अन्य वाक्य होते हैं, अन्य पद होते हैं, उनके बीच जो संबंध होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कारक बोलते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य पदों के साथ संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। दोस्त, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के जो अन्य पद होते हैं उनके बीच में जो संबंध प्रकट किया जाता है या व्यक्त किया जाता है, उसी संबंध को हम क्या बोलते हैं, कारक बोलते हैं। उन्हीं संबंध को हम बोलते हैं कारक। तो मैं आप सभी को बताऊंगा कि कारक के कितने भेद होते हैं और उन भेदों को आप कैसे पहचानेंगे बेहतरीन ढंग से और आसानी से। तो सबसे पहले मैं ये भी आपको बता देता हूँ कि संज्ञा क्या होती है। संज्ञा, सबसे पहले ये भी जान लीजिए कि संज्ञा क्या होती है दोस्त। तो संज्ञा हमारी होती है, संज्ञा को हम इंग्लिश में बोलते हैं नाउन। संज्ञा हमारी होती है किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। कोई भी दोस्त व्यक्ति हो या वस्तु हो या स्थान हो या जगह हो या प्लेस हो, कुछ भी हो, एनीबॉडी, हमारे आस पड़ोस में जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों का कोई न कोई नाम होगा। जब उन सभी चीज़ों का कोई न कोई नाम है तो इसका मतलब वो संज्ञा है। जिन भी चीज़ों का कोई न कोई नाम है दोस्त, वो सभी हमारे संज्ञा होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब आपको बताते हैं कि सर्वनाम क्या होता है। ये भी जान लीजिए कि सर्वनाम क्या होता है दोस्त। तो याद रखिएगा, सर्वनाम दोस्त वो होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम बोलते हैं। ऐसे शब्द होते हैं सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आपको कारक भी समझ आ गया होगा, संज्ञा भी समझ आ गई होगी, सर्वनाम भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इनके भेदों की ओर। तो दोस्त याद रखिएगा, कारक के हमारे 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, कारक के 8 भेद होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के 8 भेद होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो पहला भेद है हमारा, इधर साइड में हमारे कारक लिखे हैं और इधर साइड में हमारे विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह लिखे हैं। इधर साइड में हमारे विभक्ति लिखे हैं, मतलब राइट साइड में हमारे विभक्ति लिखे हैं और लेफ्ट साइड में हमारे कारक लिखे हैं। तो पहला इसका भेद है कर्ता। तो कर्ता की विभक्ति क्या होगी, कर्ता की विभक्ति होगी ने। क्या होगी, ने। कर्म की विभक्ति क्या होगी, को। कर्म की विभक्ति होगी को। करण की विभक्ति होगी दोस्त से, और से का मतलब होता है के द्वारा। से का मतलब क्या होता है, से का मतलब होता है के द्वारा। से का मतलब होता है के द्वारा।
फिर संप्रदान की दोस्त विभक्ति क्या होगी, संप्रदान की, आपको बताना है संप्रदान की विभक्ति क्या होगी। संप्रदान की विभक्ति होगी के लिए, संप्रदान की विभक्ति होगी के लिए। फिर वो आता है हमारा अपादान, अपादान की विभक्ति क्या होगी, से। अब जरा देखिएगा, अभी मैंने आपको बताया था करण की विभक्ति होगी से, और यहाँ पे आया है अपादान की विभक्ति होगी से। तो करण की जो विभक्ति थी से का मतलब है के द्वारा, करण की विभक्ति दोस्तों थी से, तो उस से का मतलब है के द्वारा। अब यहाँ पे आता है अपादान की विभक्ति है से, तो इस से का मतलब है अलगाव या तुलना करना। इस से का मतलब है अलगाव, मतलब एक चीज़ दूसरी चीज़ से अलग हो रही है या एक चीज़ की दूसरी चीज़ से तुलना की जा रही है। जहाँ पे तुलना या अलगाव की बात आएगी तो वहाँ पे हम ये वाले से का प्रयोग करेंगे। ये वाले से जो हमारा अपादान कारक में आता है से, इसका हम प्रयोग करेंगे जहाँ पे अलगाव की बात की जा रही होगी या जहाँ पे तुलना की बात की जा रही होगी, तो यहाँ पे हम ये वाला से का प्रयोग करेंगे जो हमारा अपादान में आता है। फिर आता है संबंध का दोस्त विभक्ति होगा का, की, के या रा, री, रे। ये सभी विभक्ति जहाँ भी आ जाएं तो याद रखिएगा वो हमारा संबंध कारक होगा। फिर हमारा अगला कारक आता है अधिकरण। अधिकरण का विभक्ति चिन्ह है दोस्त में या पर, में या पर, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर अगला हमारा कारक आता है संबोधन। क्या आता है, संबोधन। संबोधन के दोस्तों विभक्ति चिन्ह है हे, हरे, ओह, आह, वाह। ये सभी क्या है हमारे, ये सभी दोस्त विभक्ति चिन्ह है किसके, संबोधन के। तो आपको ये सभी चीज़ें बेहतरीन ढंग से समझ आ गई होंगी, हमें आशा और उम्मीद है। जो भी आपके डाउट हो जाए दोस्त वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। चलिए मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। कर्ता की विभक्ति क्या होगी दोस्त, कर्ता की विभक्ति होगी ने, कर्म की विभक्ति होगी को, करण की विभक्ति होगी से, और इस से का मतलब है के द्वारा, से का मतलब है के द्वारा। संप्रदान की विभक्ति क्या होगी, संप्रदान की विभक्ति होगी के लिए। अपादान की विभक्ति होगी दोस्त से। इस से का मतलब है अलगाव या तुलना करना, इस से का मतलब क्या है, अलगाव या तुलना करना। संबंध की विभक्ति क्या होगी, संबंध की विभक्ति होगी का, की, के या रा, री, रे। ये सभी इसके विभक्ति होंगे। फिर अधिकरण कारक की विभक्ति होगी दोस्त में या पर। संबोधन की विभक्ति क्या होगी, हे, हरे, ओह, आह, वाह। ये इसकी विभक्ति होंगी। तो इसको याद करने का तरीका आपको मालूम ही होगा, ये आप शुरुआत से छोटी क्लासों से ही पढ़ के आ रहे होंगे। तो हम कैसे याद करेंगे इसे, तो दोस्त ध्यान से देखिएगा कैसे याद करेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे, हरे, ओह, आह, वाह। ये हमारा याद करने का इसका तरीका है। तो आपको ये भी चीज़ समझ आ गई होगी कि कारक के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, कारक के 8 भेद होते हैं। तो बढ़ते हैं, अब हम एक एक करके सभी भेदों के बारे में आप सभी को जानकारी देते हैं। सभी भेदों के बारे में एक एक करके मैं जानकारी देता हूँ और आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। अब ये भी चीज़ आपको नोट कर लेनी है कि दोस्त एक वाक्य में एक से ज़्यादा क्या हो सकते हैं, एक वाक्य में प्रायः एक से अधिक कारक हो सकते हैं। एक वाक्य में प्रायः एक से अधिक कारक हो सकते हैं, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। एक वाक्य में एक से अधिक कारक हो सकते हैं, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। तो पहला हमारा कारक क्या था दोस्त, यहाँ पे देखिएगा पहला कारक क्या था, पहला कारक था हमारा कर्ता। तो हम कर्ता के बारे में आप सभी को यहाँ पे बताते हैं कि कर्ता कारक क्या होता है। कर्ता कारक क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि कर्ता कारक आखिर होता क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, जो काम को करने वाला होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। दोस्त कर्ता कारक वो होता है जो काम को करने वाला होता है, जो काम को क्या करने वाला होता है, जो काम को करने वाला होता है उसे हम बोलते हैं कर्ता कारक। कर्ता का मतलब होता है जो करने वाला होता है, जो करने वाला होता है उसे हम बोलते हैं कर्ता कारक। अब जरा देखिए, प्रायः इनमें कर्ता के साथ ने लगा होता है। क्या लगा होता है, ने विभक्ति लगी होती है। कर्ता के साथ ने विभक्ति लगी होती है, ये हमारी कर्ता के साथ ने विभक्ति लगी होगी, ने विभक्ति लगी होगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कर्ता के साथ दोस्त ने विभक्ति लगी होगी तो आपको ध्यान रखना है वो हमारा कर्ता कारक होगा। क्या होगा, कर्ता कारक होगा। जहाँ पे आपको ने विभक्ति नज़र आ जाए किसी भी वाक्य में तो याद रखिएगा वो कर्ता कारक होगा। पर
ये ज़रूरी नहीं है कि दोस्त हर कर्ता कारक के साथ ने का प्रयोग ही हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर कर्ता कारक के साथ ने का प्रयोग हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर कर्ता कारक के साथ ने का प्रयोग हो। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। आपको मैंने सबसे पहले बताई है कि कर्ता कारक की पहचान क्या है। तो कर्ता कारक की पहचान है दोस्त, कर्ता कारक में हमेशा ने की विभक्ति लगी होगी, ने विभक्ति लगी होगी। किसी भी वाक्य में अगर ने विभक्ति आ रही है तो वो हमारा कर्ता कारक होगा। पर ये ज़रूरी नहीं है कि जो ने विभक्ति वाला वाक्य हो वो कर्ता कारक ही हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अब हम आपको अभी समझाते हैं कि कैसे ये ज़रूरी नहीं है। अभी मैंने आपको बताया था कि कर्ता की विभक्ति होती ने, तो ये जो ने लगी होगी दोस्त, ये हमारी कर्ता कारक की पहचान है। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ उदाहरण के साथ आपको मैं समझाता हूँ। तो हमारे यहाँ पे कुछ बेहतरीन से उदाहरण हैं, यहाँ पे हमारे कुछ बेहतरीन से उदाहरण है, ये आप ध्यान से देखिएगा जो हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं। अब पहला हमारा उदाहरण है, मोहन ने खाना खाया। मोहन ने खाना खाया, मोहन ने खाना खाया। तो यहाँ पे आपको पहचानना है कि ये कौन सा कारक है। यहाँ पे आपको पहचानना है कि कौन सा कारक है। तो दोस्त यहाँ पे जो मोहन है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आप बताइएगा। ये जो हमारा मोहन है दोस्त, ये मोहन, ये जो मोहन है हमारा, ये मोहन क्या हो जाएगा, मोहन हमारा क्या होगा, मोहन हमारा कर्ता हो जाएगा। अभी हमने बताया था कि कर्ता क्या होता है, कर्ता वो होता है दोस्त जो काम को करने वाला होता है। तो ये जो काम है, मतलब जो खाना खाया गया है वो किसके द्वारा खाया गया, मोहन के द्वारा खाया गया। जो खाना खाया गया वो मोहन के द्वारा खाया गया। जब मोहन के द्वारा खाया गया दोस्त, तो यहाँ पे जो कर्ता है वो मोहन होगा ना, जो कर्ता है वो मोहन होगा, क्योंकि मोहन ने खाना खाया, मोहन ने खाना खाया, मतलब करने वाला कौन है, कर्ता है। तो यहाँ पे मोहन क्या है, कर्ता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे हमारा ने विभक्ति भी आ गई। तो मैंने आप सभी को पहचान अभी बताई थी कि जहाँ पे आप सभी के सामने ने विभक्ति आ जाए तो हमेशा याद रखिएगा वो हमारी किसकी पहचान है, वो हमारी किसकी पहचान है, कर्ता कारक की पहचान है, कर्ता कारक की पहचान है। ये कर्ता कारक की पहचान है। क्यों पहचान है दोस्त, क्योंकि कर्ता कारक में ने विभक्ति आती है, कर्ता कारक में ने विभक्ति आती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये वाला वाक्य जो है हमारा, ये किसके अंतर्गत आएगा, ये हमारा कर्ता कारक के अंतर्गत आएगा। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब अगला उदाहरण आता है, सीता ने 8वीं कक्षा पास कर ली। अब ज़रा देखिएगा यहाँ पे जो दोस्त सीता है हमारा, सीता, ये जो सीता है ये हमारा क्या है, सीता क्या है, कर्ता है। सीता क्या है, कर्ता है। कर्ता क्या होता है दोस्त, कर्ता होता है जिसके द्वारा काम किया जाता है, जो काम करता है उसे हम बोलते हैं कर्ता, जो काम करता है उसे हम बोलते हैं कर्ता। तो सीता यहाँ पे क्या हुई, कर्ता हुई। अब इसके साथ दोस्त लगी है ने विभक्ति, क्या लगी है, ने विभक्ति लगी है। तो इसे ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। ये हमारी ने विभक्ति यहाँ पे लगी है तो ये हमारा हो जाएगा कर्ता कारक, क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी, हमें आशा और उम्मीद है। ये हमारा हो जाएगा कर्ता कारक, ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी। अब ज़रा देखिए, मोहन को पढ़ना चाहिए, मोहन को पढ़ना चाहिए, मोहन को पढ़ना चाहिए। अब यहाँ पे जो मोहन है दोस्त, ये हमारा क्या है, कर्ता है। मोहन क्या है हमारा, मोहन हमारा है कर्ता। पर अब यहाँ पे देखिएगा ज़रा, मैंने अभी आपको पहचान बताई थी कि जहाँ पे ने लगा होगा वो हमारा कर्ता कारक होगा। ये चीज़ मैंने अभी आपको बताई थी। पर यहाँ पे ने नहीं लगा है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ये हमारा कर्ता कारक नहीं होगा। क्योंकि देखो, सबसे पहले आप जब वाक्य पढ़ेंगे, मोहन को पढ़ना चाहिए, किसके बारे में बात की जा रही है, मोहन के बारे में बात की जा रही है। जब मोहन के बारे में बात की जा रही है तो मोहन क्या है, हमारा कर्ता है। ये काम किसको करना चाहिए, तो ये काम दोस्त मोहन को करना चाहिए। तो मोहन हमारा क्या है, मोहन हमारा है कर्ता। तो ये हमारा कर्ता कारक हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। बढ़ते हैं अगले पे। फिर अगला हमारा आता है दोस्त कारक, अगला कारक आता है कर्म कारक। आप जानते हैं कि कर्म कारक क्या होता है, कर्म कारक क्या होता है, जिसमें क्या या किसको का जवाब मिले। दोस्त कर्म कारक एक ऐसा कारक होता है जिसमें हमें क्या अथवा किसको का जवाब मिल जाए, क्या अथवा किसको का जवाब मिल जाए। अब कैसे, ये समझते हैं। जैसे हमारा एक वाक्य है, मनोज क्रिकेट खेलता है, मनोज क्रिकेट खेलता है। अब इसको समझिएगा ज़रा दोस्त,
सबसे पहले मैं आप सभी को ये बता देता हूँ कि कर्म की विभक्ति क्या है। अभी मैंने आपको बताया था कर्म की विभक्ति है दोस्त को। कर्म की विभक्ति क्या है? को है। कर्म की विभक्ति है को। तो सबसे पहले कर्म की विभक्ति क्या है दोस्त? कर्म की विभक्ति है को। क्या विभक्ति है? को है कर्म की विभक्ति। ये चीज़ आपको मालूम है। कर्म की विभक्ति क्या है? को है। अब ज़रा देखिएगा, कर्म कारक की मैंने अभी पहचान बताई है जिसमें क्या या किसको का जवाब मिले। तो यहाँ पे लिखा है मनोज क्रिकेट खेलता है। अभी हम यहाँ पर से मनोज का नाम यहाँ से हटा दें। बाय द वे, यहाँ से हम मनोज का नाम हटा दें। मनोज का नाम यहाँ से अगर हम हटा दें तो यहाँ पे बाकी क्या रह गया दोस्त? क्रिकेट खेलता है। यहाँ पे बाकी क्या रह गया? क्रिकेट खेलता है। तो दोस्त क्रिकेट खेलता है, इसका मतलब क्या हुआ? क्रिकेट खेलता है, कौन खेलता है? अब यहाँ पे देखिएगा ज़रा दोस्त, यहाँ पे लिखा है क्रिकेट खेलता है। अब इस वाक्य से हमें कोई लॉजिकल वाक्य नहीं मिल रहा, मतलब कोई एक सेंस नहीं निकल रहा, कोई एक सेंस नहीं निकल रहा। इस वाक्य से हमें हमारा कोई सेंस नहीं निकल रहा। मतलब क्रिकेट खेलता है, सिंपल लिखा है क्रिकेट खेलता है। अब आपको पूछना है कौन क्रिकेट खेलता है या किसको क्रिकेट खेलता है। तो आपको बताना है कौन क्रिकेट खेलता है। कौन या किसको का जवाब जहाँ भी मिल जाए तो हमेशा याद रखिएगा वो कर्म कारक होगा। तो यहाँ पे दोस्त, यहाँ पे मैंने अभी मनोज का नाम हटा दिया है। तो मनोज का नाम जैसे ही हटाया तो यहाँ पे सिर्फ वाक्य लिखा है क्रिकेट खेलता है। अब यहाँ पे हमको जवाब मिल रहा है कि कौन क्रिकेट खेलता है या किसके द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा है। तो आप यहाँ पे बता देंगे मनोज के द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा है। तो ये हमारा कर्म कारक की पहचान हो जाएगी। ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी, हमें आशा और उम्मीद है दोस्त। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अभी जैसे मनोज का जैसे मैं नाम हटा दूं, अगर मैं मनोज का नाम यहाँ से हटा दूं दोस्त, तो यहाँ पे आपका वाक्य सिर्फ बचता है क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ से हमें एक प्रश्न हमारा खड़ा होता है। प्रश्न क्या खड़ा होता है कि कौन क्रिकेट खेलता है? कौन क्रिकेट खेलता है? तो आपका जवाब क्या होगा? मनोज क्रिकेट खेलता है। कौन या किसको के मदद से आप क्या पहचान सकते हैं? कर्म कारक पहचान सकते हैं। कौन या किसको, जहाँ कौन या किसको का जवाब मिल जाए तो वहाँ पे दोस्त कर्म कारक होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जिसमें क्या या किसको का जवाब मिल जाए वो हमेशा कर्म कारक होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे अगला वाक्य आता है रमेश ने सीता को पढ़ाया। तो हमने अभी बताया था कि कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह होता है को। ये विभक्ति चिन्ह है दोस्त को। तो विभक्ति चिन्ह की मदद से तो आप आसानी से पहचान सकते हैं। पर अगर विभक्ति चिन्ह ना हो तो आप कैसे पहचानेंगे? अभी हमने बताया है अगर विभक्ति चिन्ह ना हो तो आप क्या या किसको का जवाब निकाल कर उस वाक्य को पहचान सकते हैं कि ये वाक्य हमारा कर्म कारक के अंतर्गत आएगा। अब यहाँ पे लिखा है रमेश ने सीता को पढ़ाया। तो यहाँ पे को विभक्ति आ गई है तो ये हमारा क्या होगा? कर्म कारक होगा। यहाँ पे को विभक्ति आ गई है तो ये हमारा कर्म कारक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा अगला आता है दोस्त, नंबर 3 पे आता है करण कारक। अगला नंबर 3 पे आता है हमारा करण कारक। करण कारक अब ज़रा दिखा देते हैं आपको। पिछले पेज पे दोस्त मैंने आपको बताया था कि करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? से होता है। से का मतलब होता है के द्वारा। से का मतलब होता है के द्वारा। तो करण कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो क्या होता है? से होता है विभक्ति चिन्ह। और से का मतलब क्या होता है? से का मतलब होता है दोस्त, ये जहाँ पे करण कारक की बात आएगी, जहाँ पे करण कारक की बात आएगी तो वहाँ पे करण कारक का जो विभक्ति चिन्ह होगा से, तो उस से का मतलब होगा के द्वारा। से का मतलब क्या होगा? के द्वारा होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। राम ने रावण को तीर से मारा। तो यहाँ पे ज़रा देखिएगा गौर करके, राम ने रावण को तीर से मारा। यहाँ पे जो तीर है दोस्त, ये जो तीर है ये एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का क्या है? साधन है। क्या है? साधन है। एक प्रकार का साधन है। एक प्रकार का क्या है? साधन है। एक प्रकार का दोस्त साधन है। तो अभी हमने बताया कि करण कारक जहाँ होगा तो करण कारक की आप सभी को विभक्ति मालूम है कि करण कारक की विभक्ति होती है से।
करण कारक की दोस्त विभक्ति होती है से, और यहाँ पे इसकी परिभाषा होती है काम किससे किया जा रहा है। काम किससे किया जा रहा है, मतलब काम किससे किया जा रहा है। काम किससे का मतलब होता है किस साधन से किया जा रहा है। जिस साधन से दोस्त कोई भी कार्य किया जा रहा है वो हमारा वाक्य करण कारक के अंतर्गत आएगा। अब यहाँ पे लिखा है राम ने रावण को तीर से मारा। जो यहाँ पे तीर है वो एक प्रकार का साधन है, एक प्रकार का क्या है, साधन है। तो यहाँ पे दोस्त जो साधन है, जो यहाँ पे साधन है तीर, तो यहाँ पे एक प्रकार का साधन नज़र आया हमें। जब साधन नज़र आया तो ये हमारा किसके अंतर्गत आएगा, करण कारक के अंतर्गत आएगा। हमेशा याद रखिएगा दोस्त, जहाँ पे से विभक्ति आ जाएगी, से विभक्ति का मतलब होता है, अगर करण कारक की बात की जाएगी तो से विभक्ति का मतलब होता है के द्वारा। से विभक्ति का मतलब होता है के द्वारा, और के द्वारा का मतलब होता है साधन, एक प्रकार का साधन होना चाहिए उस वाक्य में। तो यहाँ पे देखिए वाक्य है राम ने रावण को तीर से मारा। तो तीर एक प्रकार का क्या है, साधन है। उस साधन से राम ने रावण को मारा। तो तीर यहाँ पे एक प्रकार का साधन है। तो ये हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा, करण कारक के अंतर्गत आ जाएगा। फिर अगला वाक्य है हमारा सीता पेन से लिखती है। तो यहाँ पे दोस्त जो पेन है हमारा, पेन जो है हमारा ये एक प्रकार का साधन है। क्या है, साधन है। पेन जो है हमारा वो एक प्रकार का साधन है। जहाँ पे साधन की बात आ जाए, जहाँ पे कोई भी साधन दिया हो दोस्त वाक्य में, वो हमेशा करण कारक होगा, वो हमेशा करण कारक होगा। और जहाँ पे आपको इस चीज़ का जवाब मिल जाए कि काम किससे किया जा रहा है, काम किससे किया जा रहा है, तलवार से किया जा रहा है, पेन से किया जा रहा है, चाकू से किया जा रहा है, तीर से किया जा रहा है, ये सभी एक प्रकार के हमारे साधन हैं, एक प्रकार के क्या हैं, साधन हैं। जहाँ पे साधन की बात आ जाए दोस्त, या हमें ये मालूम चल जाए कि काम किससे किया जा रहा है, किससे किया जा रहा है, तो वो हमारा करण कारक होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे लिखा है सीता पेन से लिखती है। तो सीता का साधन क्या हुआ, पेन। सीता का साधन क्या हुआ, पेन। सीता का दोस्त साधन हुआ पेन। तो सीता जो है वो पेन से लिखती है। तो एक प्रकार का पेन जो है वो हमारा साधन है। तो यहाँ पे जो पेन है वो एक प्रकार का साधन है। तो ये हमारा करण कारक हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला वाक्य, सीता बस से स्कूल गई। यहाँ पे जो बस है दोस्त वो एक प्रकार का साधन है। क्या है, साधन है। एक प्रकार का साधन है दोस्त। अभी हम आपसे क्वेश्चन कर दें, सीता किससे गई, सीता किससे गई, तो आपका जवाब होगा सीता बस से गई। जो यहाँ पे बस है एक प्रकार का साधन है। तो जहाँ पे साधन की बात की जा रही है, या हमें इसका किससे का जवाब मिल जाए, किससे का जवाब मिल जाए, तो हमेशा याद रखिएगा वहाँ पे करण कारक होगा। कौन सा कारक होगा, करण कारक होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सीता बस से स्कूल गई। तो इस यहाँ पे जो बस है एक प्रकार का साधन है, एक प्रकार का साधन है। तो जहाँ पे साधन दोस्त आ जाएगा किसी भी वाक्य में, वो हमारा हमेशा करण कारक होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर यहाँ पे दोस्त कुछ अपवाद भी आ जाते हैं, कुछ अपवाद आ जाता है हमारा। एक अपवाद ये है, दूसरा अपवाद ये है, और तीसरा अपवाद हमारा ये है। तो हमारे कुछ अपवाद हैं, उनके बारे में भी आप जान लीजिएगा दोस्त। अपवाद है, सबसे पहला अपवाद है हमारा के। फिर दोस्त इसके कुछ अपवाद हैं। पहला अपवाद है के साथ। जहाँ पे ये शब्द आ जाए दोस्त के साथ, तो हमेशा याद रखिएगा ये अपवाद के अंतर्गत आएगा और इसे हम करण कारक बोलेंगे। और जहाँ पे अंग भंग की बात की जा रही है, अंग भंग की बात की जा रही है, वहाँ भी हमारा करण कारक होगा। जहाँ पे समय पूछना या बताने की बात की जा रही है, वो भी हमारा करण कारक के अंतर्गत ही आएगा। ये हमारे कुछ अपवाद हैं जो मैं आपको यहाँ पे उदाहरण की सहायता से समझाता हूँ। तो पहला हमारा उदाहरण है, मैं पिताजी के साथ रोज़ टहलने जाता हूँ। मैं पिताजी के साथ रोज़ टहलने जाता हूँ। मैं पिताजी के साथ रोज़ टहलने जाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आ गया है के साथ, के साथ। तो ये हमारा अपवाद के अंतर्गत आएगा। जब अपवाद के अंतर्गत आएगा तो ये दोस्त हमारा करण कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। ये हमारा अपवाद के साथ आता है दोस्त, ये हमारा अपवाद के अंतर्गत आता है। यहाँ पे लगा है के साथ, तो इसका मतलब है ये हमारा करण कारक हो जाएगा। फिर यहाँ पे आता है हमारा अगला वाक्य, मैं एक आँख से काना हूँ। तो यहाँ पे काने का मतलब होता है दोस्त अंग भंग, अंग भंग। एक आँख से काने का मतलब है अंग भंग होना,
मतलब यहाँ पे इनका एक कोई न कोई अंग भंग है दोस्त। मैं एक आँख से काना हूँ, तो यहाँ पे दोस्त अंग भंग हो रहा है। क्या है? अंग भंग। काना का मतलब होता है अंग भंग। तो यहाँ पे जो एक आँख है दोस्त, यहाँ पे जो एक आँख है, एक आँख, तो ये किसकी पहचान दे रहा है? ये अंग भंग की पहचान दे रहा है। तो जहाँ पे अंग भंग की बात की जा रही होगी वो हमारा अपवाद के अंतर्गत आएगा, और ये अपवाद दोस्त हमारा करण कारक के अंतर्गत आएगा। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। फिर यहाँ पे तीसरा वाक्य है, रात के 3 बजे हैं। अभी हमने बताया था दोस्त एक अपवाद होता है जहाँ पे समय बताना या समय पूछना। तो यहाँ पे रात के 3 बजे हैं, रात के 3 बजे हैं। तो दोस्त यहाँ पे समय को बताया जा रहा है कि रात के 3 बजे हैं। समय को बताया जा रहा है कि रात के 3 बजे हैं। समय को बताया जा रहा है, समय को बताया जा रहा है, समय को बताया जा रहा है। अभी मैंने आपको बताया था कि अपवाद के अंतर्गत हमारे 3 थे दोस्त। पहला अपवाद क्या था? अभी देखते हैं पीछे। पहला अपवाद था दोस्त, जिन वाक्यों में के साथ आ जाएगा, और जिन वाक्यों में अंग भंग की बात की जा रही होगी, और जिन वाक्यों में समय पूछना या बताना की बात होगी दोस्त, वो हमारे करण कारक के अंतर्गत आएंगे। और ये हमारे तीनों अपवाद हैं, ये हमारे तीनों अपवाद हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारा वाक्य है रात के 3 बजे हैं, तो यहाँ पे एक प्रकार का समय बताया जा रहा है। तो ये समय बताया जा रहा है, तो ये हमेशा हमारा करण कारक होगा। कि कौन सा कारक? करण कारक होगा, हमेशा करण कारक होगा। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, हमें आशा और उम्मीद है। फिर अगला दोस्त कारक आता है हमारा संप्रदान कारक। अब जानते हैं कि संप्रदान कारक क्या होता है। अगला कारक हमारा आता है संप्रदान कारक। अब जरा देखते हैं कि संप्रदान कारक क्या होता है। तो संप्रदान कारक के दोस्त उदाहरण है, कुछ उदाहरण की हेल्प से मैं आप सभी को समझाने का प्रयास करूंगा कि संप्रदान कारक होता क्या है। सबसे पहले मैं विभक्ति दिखा देता हूं कि संप्रदान कारक की क्या विभक्ति थी। संप्रदान कारक की विभक्ति दोस्त क्या थी? तो यहाँ पे देख लीजिएगा, संप्रदान कारक की विभक्ति थी के लिए। संप्रदान कारक की क्या विभक्ति थी? के लिए। संप्रदान कारक की विभक्ति क्या थी दोस्त? संप्रदान कारक की विभक्ति थी के लिए। इसकी विभक्ति क्या होगी? के लिए। जहाँ पे दोस्त के लिए शब्द आ जाएगा, जहाँ पे ये विभक्ति आ जाएगी के लिए, तो हमेशा याद रखिएगा वो वाक्य हमारा संप्रदान कारक हो जाएगा। वो वाक्य हमेशा संप्रदान कारक होगा। जहाँ पे के लिए आ जाएगा, जहाँ पे के लिए विभक्ति आ जाएगी, वो वाक्य हमेशा हमारा संप्रदान कारक हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा ज़रा, राम फल खरीदने के लिए, यहाँ पे देखिए के लिए आ गया। ये जो के लिए विभक्ति है दोस्त, ये हमारी संप्रदान कारक की विभक्ति होती है। तो ये वाक्य हमारा किसके अंतर्गत आएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखा है रमेश पढ़ने के लिए, यहाँ पे देखिए के लिए आ गया। हमने अभी बताया था कि के लिए विभक्ति होती है दोस्त संप्रदान की। के लिए विभक्ति जो होती है वो संप्रदान कारक की विभक्ति होती है। तो यहाँ पे देखिए के लिए आ गया है, तो के लिए जहाँ भी आ जाएगा वो हमारा संप्रदान कारक हो जाएगा। रमेश पढ़ने के लिए स्कूल जाता है, तो ये वाक्य भी हमारा संप्रदान कारक हो जाएगा। फिर यहाँ पे आता है माँ ने बच्चों को खिलौना दिया। माँ ने बच्चों को खिलौना दिया। अब ज़रा इसे समझिएगा कैसे होगा ये। अब यहाँ पे देखिएगा ज़रा, जो को शब्द है एक प्रकार का के लिए का काम कर रहा है। के लिए का काम कर रहा है। यहाँ पे जो को शब्द है ये एक प्रकार का के लिए काम कर रहा है। के लिए के स्थान पर काम कर रहा है। जो हमारा को है यहाँ पे वो के लिए के स्थान पर काम कर रहा है। माँ ने बच्चों के लिए खिलौना लाया या दिया। अब यहाँ पे लिखा है माँ ने बच्चों को खिलौना दिया, तो यहाँ पे जो को है वो को दोस्तों किसका काम कर रहा है? को हमारा काम कर रहा है के लिए के स्थान पर को काम कर रहा है, तो ये हमारा संप्रदान कारक हो जाएगा। फिर यहाँ पे कुछ अपवाद आते हैं, तो अपवाद जान लेते हैं कि कौन कौन से अपवाद हैं हमारे। तो पहला अपवाद है दोस्त नमस्कार। जहाँ पे हमारी प्रणाम की बात आएगी, गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग, गुड नाइट या कुछ भी, नमस्कार या पैर छूना, ये सभी दोस्त जहाँ पे शब्द आ जाएंगे
प्रणाम करना, नमस्कार करना, या मतलब गुड इवनिंग बोलना, गुड मॉर्निंग बोलना, गुड नाइट बोलना, ये जहाँ भी शब्द आ जाएंगे तो हमेशा याद रखिएगा वो अपवाद के अंतर्गत आएंगे। और वो अपवाद के अंतर्गत आएंगे वो हमारे संप्रदान कारक के अंतर्गत ही आएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे लिखा है पिताजी को सादर नमस्कार। हमने अभी बताया ये एक प्रकार का अपवाद है। यहाँ पे नमस्कार शब्द आ गया दोस्त, तो ये हमारा क्या होगा, संप्रदान कारक होगा, संप्रदान कारक हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर अगला अगला अपवाद हमारा है दोस्त, सदा के लिए दी गई वस्तु। जैसे मान लीजिए कि हमने कोई भी वस्तु को दान दिया, तो दोस्त याद रखिएगा जो भी वस्तु दान दी जाती है उसे हम दोबारा वापस नहीं लेते हैं, उसे हम दोबारा वापस नहीं लेते हैं। एक ऐसी वस्तु जिसे हम देने के बाद उसे दोबारा वापस ना लें, दोबारा उस वस्तु को हम वापस ना लें, तो वो वाक्य हमेशा दोस्त संप्रदान कारक के अंतर्गत आएंगे। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। जैसे वाक्य हमारा रमेश ने भिखारी को कंबल दिया, तो रमेश ने भिखारी को कंबल दिया दोस्त, तो भिखारी को जो कंबल दिया है रमेश ने वो दोबारा वापस तो लेगा नहीं, एक तौर मतलब दान के तौर पर दिया है। तो जो भी वस्तु दान के तौर पर दी जाती है उससे दोबारा नहीं लिया जाता है। जब कोई भी वस्तु को दोबारा नहीं लिया जाता है वो हमारा संप्रदान कारक के अंतर्गत आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक ऐसी वस्तु जिसको हम दे देते हैं दान के तौर पर दोस्त, उसे हम दोबारा नहीं वापस लेते हैं, तो वो हमेशा याद रखिएगा संप्रदान कारक के अंतर्गत आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अभी एक वाक्य बोल दें, मैंने गरीबों को कपड़े बांटे, हमने गरीबों को कपड़े बांटे, तो दोस्त हमारे द्वारा जो कपड़े बांटे गए हैं वो दोबारा तो लिए नहीं जाएंगे। एक तरह से हमने दान किए हैं दोस्त कपड़े, वो एक तरीके से वो कपड़े हमने बांटे हैं, वो कपड़े हमने बांटे हैं। अब वो कपड़े हमें दोबारा उनसे नहीं लेना है। जो वस्तु को हम एक बार दे देते हैं उस वस्तु को हम दोबारा वापस नहीं लेते हैं, तो याद रखिएगा वो हमेशा हमारा संप्रदान कारक के अंतर्गत ही आएगा। ये चीज़ याद रखिएगा हमेशा। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला आता है अपादान कारक। हमारा अगला आता है दोस्त, अगला भेद है अपादान कारक। अब ज़रा देखिएगा कि अपादान कारक क्या होता है। अपादान कारक क्या होता है? से का प्रयोग अलग होने के अर्थ में होता है। से का प्रयोग अलग होने के अर्थ में होता है। अभी मैंने आपको विभक्ति बताई थी, ज़रा पीछे पेज पे चलते हैं दोस्त, दोबारा से आपको बता देते हैं कि अपादान कारक क्या होता है, अपादान कारक की क्या विभक्ति होती है। तो ज़रा देखिएगा यहाँ पे अपादान कारक, अभी हमने बताया था कि अपादान कारक की विभक्ति होती है से, और से का मतलब यहाँ पे होता है अलगाव या तुलना करना। यहाँ पे जो से का मतलब होता है दोस्त, जो अपादान कारक के अंतर्गत से आएगा उसका मतलब होता है कि अलगाव दिखाना या तुलना करना। यहाँ पे जो से का मतलब होता है वो अलगाव दिखाना या तुलना करना। हमेशा याद रखिएगा जो यहाँ पे से होगा दोस्त वो अलगाव दिखाएगा, अलगाव दिखाएगा। यहाँ पे जो से का इस्तेमाल होगा दोस्त, जो यहाँ पे से का प्रयोग होगा वो या तो अलगाव दिखाएगा या तो एक दूसरे की तुलना करेगा, एक दूसरे की तुलना करेगा। तो जहाँ पे अलगाव की बात होगी या तुलना की बात होगी तो हमेशा याद रखिएगा वो अपादान कारक के अंतर्गत आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए उदाहरण के माध्यम से हम आपको और भी बेहतरीन ढंग से ये समझाते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्त, पहला उदाहरण है बिल्ली छत से कूद गई। तो दोस्त यहाँ पे जो छत है और यहाँ पे जो बिल्ली है वो कहाँ से कूदी है? तो छत से कूद गई ना। तो बिल्ली जो कूदी है वो छत से कूदी है, तो छत से तो दूर चली गई ना, तो छत से तो अलग हो गई। तो यहाँ पे एक प्रकार का क्या है? अलगाव है। जब बिल्ली कूदी है दोस्त तो छत से बिल्ली कहीं भी कूदी है तो छत से तो बिल्ली जा चुकी है ना, तो इसका मतलब एक प्रकार का यहाँ पे अलगाव दिखाया गया है। जैसे लेट कर लीजिएगा बिल्ली छत से कूद गई, तो सबसे पहले बिल्ली कहाँ बैठी थी दोस्त? पहले बिल्ली यहाँ पे छत पे बैठी थी। जब पहले बिल्ली मान लीजिए यहाँ पे छत पे बैठी थी, बिल्ली यहाँ पे दोस्त छत पे बैठी थी, बिल्ली यहाँ पे छत पे बैठी थी, और ये बिल्ली दोस्त जाके मान लीजिए इधर कूद गई, इधर कूद गई। तो ये बिल्ली दोस्त यहाँ से क्या हो गई? यहाँ से कूद के इस साइड में आ गई, इस साइड में आ गई। तो यहाँ का स्थान खाली हो गया ना। अरे इस स्थान से बिल्ली अलग होके दूसरी जगह पहुंच गई। इसका मतलब एक प्रकार का यहाँ पे अलगाव दिखाया गया है ना। एक जगह से दूसरी जगह जाना, इसका मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने का मतलब है कि एक जगह से अलग होके दूसरी जगह जाना, तो इसी का मतलब होता है अलगाव। तो यहाँ पे एक प्रकार का अलगाव दिखाया गया है।
तो जहाँ पे अलगाव की बात की जा रही होगी दोस्त, वो हमारा अपादान कारक के अंतर्गत आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अपादान कारक के अंतर्गत आएगा। गंगा हिमालय से निकलती है, तो जो गंगा नदी है दोस्त वो हिमालय से निकल रही है ना, वो निकलती है। गंगा जो नदी है वो हिमालय से निकलती है, तो जो गंगा नदी है वो एक तरह से हिमालय से अलग हो रही है। तो यहाँ भी अलगाव प्रकट किया जा रहा है। जो गंगा नदी है वो हिमालय से अलग हो रही है, जो गंगा नदी है वो हिमालय से अलग हो रही है। तो गंगा जो नदी है वो हिमालय से जब अलग हो रही तो एक प्रकार का अलगाव ही तो प्रकट कर रही है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे ये हिमालय है, अब यहाँ से दोस्त गंगा निकल के इधर चली गई, गंगा नदी निकल के यहाँ पे चली गई। पहले गंगा यहाँ पे थी दोस्त, अब यहाँ से निकल के यहाँ पे चली गई, यहाँ पे पानी बह के चला गया। तो यहाँ पे पहले थी और यहाँ पे आ गई दोस्त, तो हिमालय से हट के यहाँ पे आ गई। इसका मतलब गंगा नदी पहले हिमालय पे थी और यहाँ पे आ गई, तो हिमालय से अलग होकर दूसरी जगह पहुँच गई। इसका मतलब यहाँ पे अलगाव प्रकट किया गया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे अलगाव प्रकट किया गया है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। गंगा हिमालय से निकलती है, यहाँ भी एक प्रकार का दोस्त अलगाव प्रकट किया जा रहा है। गंगा कहाँ से निकलती है? गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा हिमालय से दूर हो गई। इसका मतलब है कि गंगा अलगाव पैदा कर रही है। पेड़ से पत्ता गिरता है दोस्त, पेड़ से पत्ता गिरता है, इसका मतलब क्या है? जो एक जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा एक पेड़ बना हुआ है, अभी मैं बनाता हूँ। पेड़ है जैसे हमारा ये, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक पत्ता है, ये पत्ता जाके यहाँ पे गिरा, तो याद रखिएगा ये वाला दोस्त पत्ता पहले यहाँ पे पेड़ में लगा था, पहले ये वाला पत्ता हमारा पेड़ में लगा था, अब ये वाला पत्ता यहाँ पे गिरा आके, तो एक प्रकार का अलग ही तो हो गया पेड़ से। जब पेड़ से दोस्त अलग हो गया तो यहाँ पे एक प्रकार का अलगाव पैदा हुआ ना। पहले वो पत्ता पेड़ में लगा था, अब पेड़ से टूट के वो नीचे पत्ता गिरा जाके, एक प्रकार का अलगाव ही तो हुआ पेड़ और पत्ते के बीच में। तो हमें आशा और उम्मीद है कि दोस्त आप सभी को ये चीज़ बेहतरीन ढंग से समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे कुछ अपवाद भी आता है दोस्त, यहाँ पे कुछ अपवाद आता है, तो अपवाद समझ लीजिए क्या होता है। तो यहाँ पे तुलना के अर्थ में पहला जो अपवाद आता है वो तुलना के अर्थ में अपवाद आता है। हमारा अपवाद जो है वो दोस्त तुलना के अर्थ में आता है। अब जरा देखिएगा, सीता कक्षा में सबसे सुंदर है, तो दोस्त सीता की जो तुलना है वो पूरी कक्षा से की जा रही है, पूरी कक्षा से सीता की तुलना की जा रही है और बताया जा रहा है कि जो सीता जो है वो कक्षा में सबसे सुंदर है। तो सीता की तुलना और बच्चों के साथ की जा रही है, तो यहाँ पे देखिए तुलना की जा रही है। तो हमेशा याद रखिएगा जहाँ भी तुलना की बात होगी वो हमेशा हमारा अपादान कारक होगा। क्या होगा? अपादान कारक होगा। जहाँ पे तुलना की बात होगी वो हमेशा हमारा अपादान कारक होगा। सुरेश रमेश से लंबा है, अब यहाँ पे देखिए दो व्यक्तियों के बीच में तुलना की जा रही है। बताया जा रहा है कि सुरेश जो है वो रमेश से लंबा है। किससे लंबा है? सुरेश जो है वो रमेश से लंबा है, तो सुरेश की तुलना रमेश के साथ की जा रही है और बताया जा रहा है कि जो सुरेश है वो रमेश से लंबा है। तो यहाँ पे एक दूसरे के बीच में तुलना की जा रही है। जब तुलना की जा रही है तो वो हमारा अपादान कारक के अंतर्गत आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर हमारा आता है मेरा घर शहर से 20 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ पे हमारे घर और शहर के बीच तुलना की जा रही है और बताया जा रहा है कि मेरा जो घर है वो शहर से 20 किलोमीटर दूर है। तो हमारे घर और शहर के बीच तुलना की जा रही है और बताया जा रहा है कि मेरा घर शहर से 20 किलोमीटर दूर है। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को अपादान कारक बेहतरीन ढंग से समझ आ गया होगा। अब अगला कारक आता है हमारा संबंध कारक। अब जरा जानते हैं कि संबंध कारक क्या होता है। संबंध कारक क्या होता है? तो संबंध कारक दोस्त होता है दो संख्याओं, दो सर्वनामों या संज्ञा का सर्वनाम से संबंध दिखता है। संबंध कारक की दोस्त परिभाषा होती है संबंध कारक की दोस्त परिभाषा होती है दो संज्ञाओं। यहाँ पे दोस्त थोड़ा रॉन्ग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे दो संज्ञाएं होना चाहिए। यहाँ पे दो संज्ञाओं होना चाहिए। दो संज्ञाओं, दो सर्वनामों या संज्ञा का सर्वनाम से संबंध दिखता है, वहाँ पे दोस्त संबंध कारक होता है। जब कभी भी संज्ञा का सर्वनाम के साथ दोस्त जहाँ भी संबंध दिखेगा,
हमेशा याद रखिएगा वो संबंध कारक होगा। जहाँ पे संज्ञा का सर्वनाम के साथ संबंध दिखेगा वो हमेशा संबंध कारक होगा। अब जरा देखिएगा उदाहरण में, यह रमेश की गाय है, यह रमेश की गाय है। तो यहाँ पे जो यह शब्द है दोस्त, ये क्या है हमारा, ये हमारा सर्वनाम, क्या है, सर्वनाम है। यहाँ पे जो यह शब्द है वो हमारा सर्वनाम है। यहाँ पे जो रमेश शब्द है, रमेश, ये हमारा क्या है, संज्ञा है, क्या है, संज्ञा है। यहाँ पे जो गाय है हमारा दोस्त, वो भी क्या है हमारा, ये भी हमारा एक प्रकार का संज्ञा है। अब जरा देखिएगा कि संबंध कारक की हमने विभक्ति आप सभी को क्या बताई थी, ये भी जान लीजिएगा। संबंध कारक की हमने विभक्ति बताई थी का, की, के, रा, री, रे। यहाँ जहाँ भी ये विभक्ति आ जाए, का, की, के, रा, री, रे, तो हमेशा याद रखिएगा वो हमारा कारक संबंध कारक होगा। कौन सा कारक होगा, संबंध कारक होगा। तो यहाँ भी देखिएगा दोस्त, की विभक्ति आई है। कौन सी विभक्ति आई है, की विभक्ति। अब जरा देखिएगा की विभक्ति यहाँ भी आई है, यहाँ पे देखिएगा की विभक्ति आई है। कौन सी विभक्ति आई है, की विभक्ति आई है। यहाँ पे की विभक्ति आई है दोस्त, यहाँ पे की विभक्ति आई है। तो सबसे पहले यहाँ पे पहचान क्या हो गई, पहली बात तो यहाँ पे की विभक्ति आ गई, तो हमने पहचान लिया कि ये संबंध कारक का उदाहरण है। ठीक, पहली पहचान ये हो गई। फिर दूसरा हमने ये जान लिया कि दोस्त यहाँ पे सर्वनाम भी है और संज्ञा भी है। सर्वनाम और संज्ञा के बीच में क्या है, संबंध व्यक्त हो रहा है। यहाँ पे सर्वनाम और संज्ञा के बीच में यहाँ पे संबंध व्यक्त हो रहा। दूसरी पहचान हमने ये कर ली, और पहली पहचान हमारी थी यहाँ पे की विभक्ति आ गई, तो ये की विभक्ति हमारी संबंध कारक की पहचान होती है। और दूसरी पहचान हमें ये मालूम हो गई कि यहाँ पे सर्वनाम भी है और संज्ञा भी है। सर्वनाम और संज्ञा के बीच में यहाँ पे संबंध व्यक्त किया जा रहा है, तो दूसरी पहचान हमें ये भी मिल गई। तो हमें ये पूरी तरह से मालूम हो गया कि ये संबंध कारक का उदाहरण है। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। यह मेरी बोतल है, तो यहाँ पे दोस्त यह जो है, ये हमारा सर्वनाम है। मेरी बोतल, बोतल का मतलब है दोस्त ये हमारा एक प्रकार का संज्ञा है। तो यहाँ पे संज्ञा और सर्वनाम का क्या है, संबंध व्यक्त किया जा रहा है, तो ये हमारा किसके अंतर्गत आएगा, संबंध कारक के अंतर्गत आएगा। फिर यहाँ पे लिखा है राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे के विभक्ति आ गई। कौन सी विभक्ति आ गई, के विभक्ति आ गई। हमने अभी बताया था कि दोस्त के विभक्ति का, की, के, रा, री, रे, ये जहाँ भी विभक्ति आ जाएंगी तो हमेशा याद रखिएगा वो संबंध कारक होगा। तो यहाँ पे देखिएगा के विभक्ति आ गया है, तो इसका मतलब यह उदाहरण हमारा संबंध कारक का उदाहरण होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं। अब दोस्त इसके कुछ अपवाद होते हैं, अपवाद जरा जान लीजिएगा। वस्तु सदा के लिए ना दी जाए, वस्तु सदा के लिए ना दी जाए। दोस्त इसका अपवाद ये होता है, जैसे हमने कोई भी वस्तु दी, जैसे मान लो हमने दर्जी के पास कपड़े नपाए, हमने दर्जी को कपड़े दिए, तो दर्जी को दोस्त कपड़े जो दिए हैं वो हमने एक तरीके से दान के तौर पर तो दिए नहीं हैं। जो हमने कपड़े दिए हैं दोस्त, वो हमारे कपड़े बनने के बाद हम उस दर्जी से ले लेंगे वस्तु को, उस चीज़ को हम, मतलब उस कपड़े को, कपड़े बनने के बाद दोस्तों वो कपड़े हम दर्जी से ले लेंगे। इसका मतलब वो चीज़ हम दोबारा वापस ले रहे हैं, वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा, तो हमेशा याद रखिएगा वो हमारा संबंध कारक के अंतर्गत आएगा। एक ऐसी वस्तु दोस्त जिसे हम दोबारा से वापस ले लेते हैं वो हमारा संबंध कारक के अंतर्गत आ जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मैंने धोबी को कपड़े दिए, तो जैसे मैंने धोबी को कपड़े दिए, यहाँ पे वाक्य लिखा है, तो मैंने धोबी को कपड़े किस लिए दिए, मैंने धोबी को कपड़े दोस्त धुलने के लिए दिए। किस लिए दिए, धुलने के लिए दिए। तो जो मैंने कपड़े धुलने के लिए दिए हैं वो धोबी से हमें दोबारा वापस लेने हैं, वो कपड़े हम दोबारा धोबी से ले लेंगे। तो जो वस्तु हम दोबारा से ले लेते हैं वापस के तौर पर, वापस ले लेते हैं जो भी वस्तु, वो हमारा हमेशा बाकी संबंध कारक के अंतर्गत आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे लिखा है रमेश ने मोची को जूते दिए, तो रमेश ने मोची को जूते दोस्तों क्यों दिए, तो रमेश ने मोची को जूते मतलब बनाने के लिए दिए, मतलब जूतों को सही करने के लिए दिए, जूतों को सही करने के लिए दिए, जूतों को सही करने के लिए दिए। तो ये चीज़ याद रखिएगा, रमेश ने जूतों को सही करने के लिए दिया, पर कुछ समय के बाद जूते सही होने के बाद दोस्त रमेश वो चीज़ अपनी मोची से ले लेगा। जब वो चीज़ मोची से वापस ले लेगा तो हमेशा याद रखिएगा वहाँ पे संबंध कारक ही होगा। हमें आशा और उम्मीद है कि दोस्त आपको संबंध कारक भी अच्छे से समझ आ गया होगा।
फिर अगला हमारा कारक आता है अधिकरण कारक। कौन सा कारक आता है? अधिकरण कारक आता है। अब जरा समझते हैं कि अधिकरण कारक क्या होता है। तो अधिकरण कारक की सबसे पहली हमारी पहचान है दोस्त, में अथवा पर। में या पर, जहाँ भी ये विभक्ति चिन्ह आ जाए, या तो में आ जाए या तो पर आ जाए, तो हमेशा याद रखिएगा वो अधिकरण कारक होगा। कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक होगा। जहाँ पर किसी स्थान के साथ संज्ञा या सर्वनाम का संबंध हो। दोस्त, जहाँ पे किसी स्थान के साथ संज्ञा या सर्वनाम का संबंध हो, जहाँ पे किसी स्थान के साथ संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध हो, वहाँ पे हमेशा अधिकरण कारक होगा। वहाँ पे हमेशा अधिकरण कारक होगा। और इसकी पहचान क्या है? में अथवा पर। जहाँ भी विभक्ति चिन्ह में आ जाए या पर आ जाए, वो हमेशा अधिकरण कारक होगा। या दूसरी पहचान ये है दोस्त, जहाँ पर किसी स्थान के साथ संज्ञा या सर्वनाम का संबंध हो, वहाँ भी हमारा अधिकरण कारक होगा। अब हम उदाहरण से समझते हैं। बिल्ली छत पर बैठी है, तो यहाँ पे जो बिल्ली है दोस्त, उसका संबंध किस जगह से है? यहाँ पे जो बिल्ली है उसका संबंध छत से है। किससे है संबंध? छत से है। तो छत देखिए एक प्रकार का स्थान है दोस्त। यहाँ पे जो बिल्ली है वो छत पे बैठी है, तो छत एक प्रकार का स्थान है। तो यहाँ पे जो बिल्ली है वो एक प्रकार की संज्ञा है। बिल्ली हमारी क्या है? संज्ञा है। और बिल्ली जो है संज्ञा, छत जो है हमारा दोस्त एक प्रकार का स्थान है। और अभी हमने परिभाषा बताई है, जहाँ पर किसी स्थान के साथ संज्ञा या सर्वनाम का संबंध हो, वहाँ पे अधिकरण कारक होगा। तो यहाँ पे हमारी बिल्ली जो है, बिल्ली एक प्रकार की क्या है? संज्ञा है। तो बिल्ली किस पे बैठी है? छत पे बैठी है। तो जो यहाँ पे छत है वो एक प्रकार का स्थान है। तो संज्ञा और स्थान के बीच में जो यहाँ पे संबंध मतलब व्यक्त हो रहा है, तो हमारा अधिकरण कारक होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला है, आपके कपड़े अलमारी में रखे हैं। तो यहाँ पे जो कपड़ा है दोस्त, यहाँ पे जो कपड़े हैं वो किस पे रखे हैं? अलमारी पे रखे हैं। तो अलमारी एक प्रकार का स्थान है। अलमारी एक प्रकार का स्थान है। जहाँ भी स्थान के साथ संज्ञा या सर्वनाम का संबंध व्यक्त होगा दोस्त, वहाँ पे हमेशा याद रखिएगा, वहाँ पे क्या होगा? अधिकरण कारक होगा। कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक होगा। अब फिर यहाँ पे अगला वाक्य है, किताब मेज पर रखी है। तो जो किताब है, किताब हमारा क्या है? संज्ञा है। किताब हमारा क्या है? किताब है हमारा संज्ञा। और मेज जो है हमारी वो एक प्रकार का स्थान है। क्या है? स्थान है। मेज हमारा क्या है? स्थान है। तो दोस्त देखिएगा, संज्ञा किताब है। किताब किस पे रखी है? मेज पे रखी है। किताब मेज पे रखी है। किताब किस पे रखी है? किताब मेज पर रखी है। तो जो किताब है, किताब का संबंध मेज के साथ है। तो किताब हमारी संज्ञा है, तो संज्ञा का संबंध मेज के साथ है, संज्ञा का संबंध स्थान के साथ है, तो वहाँ पे अधिकरण कारक होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। फिर अगला आता है हमारा संबोधन कारक। अगला कौन सा कारक है दोस्त? हमारा संबोधन कारक। तो ज़रा देखिएगा कि संबोधन कारक क्या होता है। संबोधन कारक हमारा दोस्त होता है, जहाँ भी हाय। अब ज़रा विभक्ति चिन्ह मैं बता देता हूँ संबोधन कारक के क्या होते हैं विभक्ति चिन्ह, फिर आपको और भी बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगी हर एक चीज़। अभी मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह जहाँ भी ये शब्द आ जाएं, है, हरे, ओह, आह, वाह, हे राम, जहाँ भी दोस्त ऐसे वाक्य आ जाएं, हे राम, वाह क्या बात है, हे भगवान, जहाँ भी इस प्रकार के वाक्य आ जाएं दोस्त, हमेशा याद रखिएगा वहाँ पे कौन सा कारक होगा? वहाँ पे संबोधन कारक होगा। तो यहाँ पे देखिए हाय, यहाँ पे ये पहचान है हाय, ये हमारी किसकी पहचान है? संबोधन कारक की पहचान है। जहाँ भी हाय इस प्रकार का दोस्त विभक्ति आ जाएगा, तो ये इस प्रकार का विभक्ति जहाँ भी आ जाएगा, ये हमारा संबोधन कारक की पहचान है। तो यहाँ पे वाक्य लिखा है, हाय मेरी तो मती मारी गई, हाय मेरी तो मती मारी गई। तो ये एक प्रकार का संबोधन कारक का उदाहरण है। किसका उदाहरण है दोस्त? संबोधन कारक का उदाहरण है। ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी। वाह तेरे तो मज़े आ गए। यहाँ पे हमने अभी बताया था कि दोस्त जहाँ भी इस प्रकार के विभक्ति आ जाएंगे वो हमेशा संबोधन कारक के विभक्ति होंगे। तो जहाँ भी इस प्रकार के विभक्ति आ जाएंगे वो हमेशा संबोधन कारक के विभक्ति होंगे। तो हमेशा याद रखिएगा वो वाक्य हमारे संबोधन कारक के अंतर्गत ही आएंगे। वह मेरे तो मज़े आ गए, तो ये वाक्य हमारा संबोधन कारक हो जाएगा। अगला वाक्य है ओह। यहाँ पे देखिएगा ज़रा, ओह आ गया, ये हमारा विभक्ति किसका है? संबोधन का विभक्ति है। संबोधन का विभक्ति है। संबोधन का विभक्ति है। संबोधन कारक का क्या है? विभक्ति है।
तो संबोधन कारक का दोस्त आपके सामने देखिए विभक्ति नज़र आ गया, तो आप आसानी से इसे पहचान लेंगे। क्या कर लेंगे? इसे आसानी से पहचान लेंगे। ओह क्या कमाल का लड़का है। तो दोस्त ये वाक्य हमारा किसके अंतर्गत आएगा? संबोधन के अंतर्गत आएगा। जहाँ भी दोस्त हाय, ओह, हे ये सभी विभक्ति आ जाएं तो हमेशा याद रखिएगा दोस्त वो हमारा संबोधन कारक हो जाएगा। ये चीज़ हमें आशा और उम्मीद है कि ये सभी चीज़ें आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ गई होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपसे बोल दिया जाए हे राम, आपसे बोला जाए हे राम, हे राम, हे राम, तो यहाँ पे दोस्त ये देखिए विभक्ति आ गया हमारा हे विभक्ति जहाँ भी आ जाएगा दोस्त वो हमारा संबोधन कारक के अंतर्गत आ जाएगा। अभी जैसे बोल दिया जाए हे भगवान, तो यहाँ पे हे जो विभक्ति है वो हमारा संबोधन कारक दर्शाती है। हे जो विभक्ति है वो हमें बताती है कि ये जो वाक्य है वो संबोधन कारक का वाक्य है। तो दोस्त ये था हमारा विभक्ति का चैप्टर जो मैंने आप सभी को बेहतरीन ढंग से समझाया है। हमें आशा और उम्मीद है कि आपका कोई भी क्वेरी इस चैप्टर से रिलेटेड तो नहीं रही होगी, क्योंकि मैंने आप सभी को बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक हर एक जानकारी इस वीडियो एक सिंगल वीडियो के माध्यम से दी है। तो आपका कोई भी डाउट होना नहीं चाहिए। अगर तब भी आपके डाउट बचते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप डाउट ज़रूर पूछिएगा। तो इसी के साथ हम विदाई लेते हैं आज के सेशन से। अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्त। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो, हमारे द्वारा जो जानकारी दी गई है अगर आपको अच्छी लगी हो, हमारे द्वारा जो जानकारी दी गई है अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अथवा वीडियो पे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब आप कमेंट करेंगे तभी तो हमें मालूम हो पाएगा दोस्त कि आपके द्वारा क्या क्या फीडबैक दिया जा रहा है इस चैप्टर से रिलेटेड। तो दोस्त अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे एंड होता हुआ हम देते हैं अपनी वाणी को विराम। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, टेक केयर, लव यू ऑल।